बात बड़ी खबर के साथ में करेंगे और आज मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम होगा शुरू। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी का रहने वाला है। मन की बात में अपने विचारों को साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि देखिए चुनाव आचार संहिता के कारण से मन की बात कार्यक्रम रुका हुआ था और अब क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं नरेंद्र मोदी, अब एक बार फिर से लोगों से करेंगे, जनता से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा मन की बात कार्यक्रम प्रसारित। आज एक बार फिर से मन की बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अब देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो ये हो सकता है कि अब जनता से आगे और क्या क्या विषय रहेंगे मुख्य तौर पर उनको लेकर वो चर्चा करते हुए नजर आए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 11 बजे। मन की बात कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू होने वाला है। चुनाव आचार संहिता के कारण से अभी रुका हुआ था मन की बात कार्यक्रम, अब क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है तो ऐसे में मन की बात कार्यक्रम आज एक बार फिर से प्रसारित होगा। सुबह के 11 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम जिसमें पीएम मोदी करेंगे जनता से मन की बात। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी मन की बात। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर लगातार इसके लिए बाकायदा आयोजन भी किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं बीजेपी नेता भी अलग अलग जगहों पर सुनते हुए नजर आएंगे मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड प्रसारित होगा। तो 4 महीने के बाद आज एक बार फिर से मन की बात का प्रसारण होना है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर पुस्तकों का विमोचन होना है। दोपहर 12 बजे पुस्तकों का विमोचन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुस्तकों का विमोचन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो 12 बजे का समय है जब ये पुस्तकों का विमोचन होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुस्तकों का विमोचन करने वाले हैं। तो 3 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित पुस्तकें हैं जिनको विमोचित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उनकी जीवनी पर आधारित इन पुस्तकों का विमोचन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलवर में सीएम योगी संत समागम में शामिल होंगे। सोमनाथ महाराज की 24वीं पुण्य स्मृति पर होगा संत समागम, जिसमें शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ भी इसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर देखिए पूरी तैयारियां की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। अलवर में दरअसल सीएम योगी संत समागम में शामिल होंगे और इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी यहाँ पर रहने वाली है और सोमनाथ महाराज की 24वीं पुण्यतिथि पुण्य स्मृति और पुण्य स्मृति पर होगा संत समागम। तो तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ भी इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज राजस्थान दौरा और उनका पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे और अहम खबर ये कि पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले फरवरी में प्रोग्राम हुआ था, चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से बंद हो गया था। T20 वर्ल्ड कप में देश की जीत पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज देखिए 111वां ये एपिसोड हो गया प्रधानमंत्री के मन की बात का। और जब भी प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जनता से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं तो काफ़ी अहम विषयों पर वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज का विषय माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 17 साल का जो सूखा था, इंतजार था, हिंदुस्तान का खत्म हुआ और शानदार जीत रही है, भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में अपनी बात कर सकते हैं। इससे पहले फरवरी में क्योंकि प्रोग्राम हुआ था लेकिन चुनाव की वजह से, आचार संहिता की वजह से प्रोग्राम बंद हो गया था और नई सरकार के एजेंडे पर भी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं क्योंकि मोदी 3.0 की सरकार एक बार फिर से देश की जनता की तरफ से दिया गया प्यार, आशीर्वाद एनडीए को, और क्योंकि सहयोगी दलों की ये पूरी सरकार है जिसको इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी कर सकते हैं कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। 125 दिन का क्या एजेंडा है, क्या विजन होगा, इस बात का जिक्र पहले भी प्रधानमंत्री कर चुके हैं। लेकिन देखना बेहद खास होगा कि आज क्या कुछ मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए जाहिर तौर पर हर किसी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जब पीएम बन चुके हैं तो अब की बार मन की बात कार्यक्रम में क्या होगा, क्योंकि अब 111वां एपिसोड होगा जिसका प्रसारण आज होने जा रहा है। अब इस 111वें प्रसारण में जाहिर तौर पर कुछ खास होने वाला है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि
किस तरह का विजन प्रधानमंत्री मोदी का है, या फिर देश में जो इस वक्त मुद्दे हैं उसको लेकर क्या वो लोगों के सामने बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग विषयों पर, चाहे किसानों के हित की बात हो, पिछली बार आपको याद होगा जो महिलाएं ड्रोन उड़ाती हैं उनका जिक्र भी किया जा रहा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब तक कई विषयों को छू चुके हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी वो दौर आपको याद होगा, जिस पर पीएम मोदी ने एक अलग जो है शुरुआत की थी, जिस पर लोगों ने उनका साथ भी दिया था। और ऐसे ही न जाने कितने प्रयास वो अब तक कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आज जो मन की बात कार्यक्रम होगा, उस मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी किन विषयों को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं। अब तमाम बड़ी खबरें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई भी बातें इसमें हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का स्टेटमेंट, मैं इस जीत से बहुत खुश हूं। रोहित शर्मा ने कहा, मैं भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, मुझे अंदर से जो सही लगता है मैं वही करता हूं। मैंने नहीं सोचा था कि T20 से संन्यास ले लूंगा, मुझे लगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही स्थिति है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली कल दोनों ने ही संन्यास का ऐलान किया। मैच के बाद पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि मैंने भारत के लिए अपना आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल लिया है और अब नए लोगों को खेलना चाहिए। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने बाद में संन्यास का ऐलान कर दिया, घोषणा उन्होंने कर दी और कहा कि ये पहले से ही लग रहा था, क्योंकि विश्व कप के बाद रोहित और कोहली इस प्रारूप को छोड़ सकते। जरा आप सुनिए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया। Like this, मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup. तो रोहित शर्मा को आप सुन रहे थे, जीत से वो खुश है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये सही समय आ गया संन्यास लेने का। बढ़ते आगे, नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। बड़ी खबर, मणिपुर और नागालैंड के 33 महिलाएं इसमें गिरफ्तार और 33 महिलाओं समेत 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा के थाना सेक्टर 142 पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की और फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 73 लोगों को अरेस्ट किया है और इनमें 40 पुरुष कर्मचारी और 33 महिला कर्मचारी शामिल हैं और इस गिरोह के अन्य 4 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों में ज्यादातर मणिपुर और नागालैंड के रहने वाले युवक और युवतियां बताए जा रहे हैं और इस कॉल सेंटर के जरिए ये लोग यूएस बेस्ड नागरिकों के उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी कर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। अब तक ये लोग करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो 4 लोग अभी भी इस पूरे मामले को लेकर उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो 4 लोग फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है, नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। तो पुलिस की तरफ से इस फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कल आपको याद होगा जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक थी। ऐसे में नीतीश ने संजय झा को बड़ा प्रमोशन दिया है। मंत्री नहीं बने तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते अब होंगे और ज्यादा प्रगाढ़। आपको बता दें कि संजय कुमार झा को आखिरकार नीतीश कुमार ने उनके काम का इनाम दे ही दिया। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शुमार संजय कुमार झा का नाम रहा है और 2 दशक की राजनीति में नीतीश कुमार ने संजय झा को बड़ा मुकाम भी दे दिया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए संजय झा के नाम का प्रस्ताव खुद नीतीश कुमार ने रखा। जाहिर है कि नीतीश के प्रस्ताव पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता और ना ही किसी ने करा और इसीलिए सर्वसम्मति से संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिए गए। नीतीश कुमार को संकटों से उबारने में कम से कम 2 मौकों पर संजय झा ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई और कल उसका इनाम संजय झा को मिल गया जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिए, पॉलिटिकली देखा जाए तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि नीतीश ने संजय झा को बड़ा प्रमोशन दे दिया। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते अब इससे प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि बीच में ये खबर आ रही थी कि क्या दूरियां बन रही हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच में, क्या नीतीश कुमार किनारा कर रहे हैं। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि संजय झा को बड़ा प्रमोशन देकर रिश्तों को प्रगाढ़ करने की ओर कदम बढ़ा दिया है जेडीयू ने
और जो तमाम अटकलें लग रही थी कि क्या जेडीयू की नाराज़गी चल रही है बीजेपी के साथ में, क्योंकि अब जो मंत्री पद वो चाहते थे वो मिला नहीं, या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस कैबिनेट में थी वो पूरी नहीं हो पाई, वो पास नहीं हो पाई। ऐसे में माना यह जा रहा था कि शायद ये कुछ दूरियां बढ़ती नजर आ रही, लेकिन अब ये कोई खटास की बात नहीं है, ये ऐसी कोई दूरियां नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने लोगों को अपने ही संगठन में बड़ा पद देकर उनकी जो काबिलियत है, जो उनके प्रयास हैं, उसके आधार पर उनको भी प्रमोशन दे रहे हैं, और जो हमारा गठबंधन है वो भी मजबूती से चलेगा। तो हमारा ये जा रहा है कि संजय झा को एक बड़ा प्रमोशन देकर जो भी नाराज़गियाँ थीं उनको ख़त्म करने की एक कोशिश है, और जो संजय झा ने जो मेहनत की थी उसका इनाम भी उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, जो लगातार खबरें चल रही थी खींचतान की, उन तमाम खबरों पर एक तरीके से विराम लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी अंडरपास में भरे पानी की, क्योंकि बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। ये तो रही पॉलिटिकल खबर। अब बात बढ़ते हुए हम कर रहे हैं जो बारिश से इस वक्त आफत आई है, जो लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। अंडरपास में भरे पानी में डूबने से 3 की मौत हो गई। दिल्ली में 2 दिनों से लगातार बारिश हुई। अलग अलग क्षेत्रों में अंडरपास में जलभराव की समस्या हुई। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के एक दिन बाद 2 अलग अलग क्षेत्रों में अंडरपास में जलभराव वाले हिस्से में डूबने से 2 लड़कों सहित 3 लोगों की मौत की खबर है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहली घटना उत्तर पश्चिम दिल्ली के समयपुर बादली इलाके के मेट्रो के पास सिरसपुर अंडरपास की खबर है, जहां पर शनिवार दोपहर 2.5 से 3 फुट पानी भरा था। पुलिस को दोपहर करीबन 2:25 पर लड़कों के डूबने की सूचना मिली और एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अब लेकिन यहां पर ये एक दर्दनाक घटना घट चुकी थी। ऐसी देखिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी है। पूरी गाड़ियाँ डूबती हुई नज़र आ रही हैं। खबर यह है कि यहीं पर ही 2 लोगों के डूबने की सूचना, जिसमें जान बचाने की कोशिश हुई, लेकिन जो दिल्ली में तेज़ बारिश और प्रशासन की लापरवाही रही, या फिर जो भी सिस्टम जिसके कारण से वहाँ पर पानी भरा, उस कारण से 3 लोगों की मौत की सूचना मिली है। 2 दिन की बारिश में पूरी दिल्ली डूब गई। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तस्वीर देखकर अंदाजे भी आपको लग जाएगा कि पानी कितना ज़्यादा यहाँ पर भर चुका है। ड्रेनेज सिस्टम एक तरीके से ध्वस्त यहाँ पर हो गया है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की। दरअसल उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है। नाक रगड़कर माफी मांगते हुए देखिए, इन तस्वीरों में वो नजर भी आ रहे हैं। दिल्ली और गोवर्धन से हुआ था इशारा, बरसाना पहुंचकर फिर माफी मांगी गई। राधा रानी वाले बयान पर उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जमकर विवाद हुआ। विवाद के 20 दिन के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने बरसाना पहुंचे, वहां पर माफी मांगी, और वो भी नाक रगड़कर माफी मांगते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 20 जून शनिवार को पंडित मिश्रा का बरसाना पहुंचने का ये पहले से कोई हालांकि कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन क्योंकि विवाद लगातार बढ़ रहा था और बढ़ते विवाद को देखकर उन्होंने माफी मांगने का फैसला लिया। बरसाना वो पहुंचे और बरसाना पहुंचकर नाक रगड़कर जमीन पर वो माफी मांगते हुए नजर आए। तो देखिए, कथावाचक ने नाक रगड़कर माफी मांगी। अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। राधा रानी के विवाह के संदर्भ में गलत व्याख्या करने पर विवाद में फंसे और उसके बाद बरसाना पहुंचे, वहां पर नाक रगड़कर माफी मांगते नजर आए। खबरों में बढ़ते आगे, और उत्तर प्रदेश में दौड़ती है बिना मरीज वाली एम्बुलेंस। 1 नंबर से 30 बार बुकिंग, पुराने मरीज की फोटो अपलोड और सरकार से करोड़ों का भुगतान। यूपी में सरकारी एम्बुलेंस बिना मरीज के ही दौड़ रही है और एक मोबाइल नंबर से 30 एम्बुलेंस की बुकिंग की जा रही है। ये फर्जी बुकिंग रिकॉर्ड में दर्ज होती है और एम्बुलेंस वहां जाती है, पुराने मरीज की वहां पर फोटो अपलोड कर दी जाती है और बिना मरीज लिए एम्बुलेंस अस्पताल लौटती है। सोचिए किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा का खेल यहाँ पर चल रहा है। और ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में बिना मरीज वाली एम्बुलेंस दौड़ती है। पुराने मरीज की फोटो अपलोड कर ये दिखा दिया जाता है कि एम्बुलेंस यूज में है और सरकार से करोड़ों का यहां पर भुगतान भी हो जा रहा है और 1 नंबर से 30 बुकिंग हो रही है। तो देखिए, अयोध्या रामपथ धंसने पर कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी के बाद जल निगम ने भी कार्रवाई की है। 3 इंजीनियर सस्पेंड तत्काल प्रभाव से किए गए। अब तक 6 अफसरों पर एक्शन लिया गया है। 884 करोड़ की लागत से रामपथ बना था। अयोध्या में पहली बारिश में रामपथ धंसने पर योगी सरकार ने 8 घंटे में जल निगम के भी 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया।
इनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार यादव हैं और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद है, जिन पर कार्रवाई की गई है। तो अयोध्या रामपथ जिस तरीके से धंसा, उसके बाद कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। 884 करोड़ की लागत से ये बना था। पीडब्ल्यूडी ने पहले कार्रवाई की और उसके बाद अब जल निगम भी एक्शन में है। 3 इंजीनियर्स हैं जिनको सस्पेंड किया गया है तत्काल प्रभाव से और अब तक कुल 6 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है कि आखिर ऐसे कैसे रामपथ धंस गया। और देखिए, प्रभात झा को दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया। 2 दिन से भोपाल में भर्ती थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल में उनसे मिलने भी पहुंचे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की अब जो तबीयत है वो ख़राब हो गई, उनको एयरलिफ्ट किया गया और दिल्ली लाया गया है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो प्रभात झा को एयरलिफ्ट कराया गया। उनसे मिलने के लिए अस्पताल में मोहन यादव भी पहुँचे, उनका हालचाल भी जाना। प्रभात झा को फाइनल दिल्ली में एयरलिफ्ट किया गया। मेदांता हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 दिन से वो भोपाल में ही भर्ती थे। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनसे मुलाकात के लिए अस्पताल में पहुंचे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा की हालत खराब होने के बाद, तबीयत खराब होने के बाद उनको आखिरकार एयरलिफ्ट करना पड़ा और उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया। अब उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रभात झा को दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है। 2 दिनों से भोपाल में ही एडमिट थे, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उनकी क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए उनको मेदांता में लाया गया है। उनको पहले दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया, फिर उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। प्रभात झा जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, ऐसे में उनको एयरलिफ्ट किया गया है ताकि उनकी हालत में कुछ सुधार हो। उनकी तबीयत लगातार नासाज थी, लगातार ख़राब होती जा रही थी, सिचुएशन अनकंट्रोल थी, जिस कारण से आखिरकार उनको दिल्ली लाना पड़ा और उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उनको एयरलिफ्ट किया गया और एयरलिफ्ट करके उनको दिल्ली लाया गया और फिर उनको मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बढ़ते खबरों में आगे और बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और 8 गाड़ियां बह गई है। दिल्ली में एक दिन में 4 महीने जितनी बारिश हो गई और ये तस्वीर फिलहाल आप इस वक्त स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हरिद्वार की। देखिए किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया, 8 गाड़ियां बह गई है। 2 दिन में 11 लोगों की मौत की खबर है। देश भर में कुछ राज्यों को छोड़कर मानसून लगभग पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और भारी बारिश की वजह से शनिवार को गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। देखिए पुलिस किस तरह से वहां पर मुस्तैद है और अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को भी वहां पर सतर्क कर रही है। तो हरिद्वार से ये खबर, जहां हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया और देखिए किस तरह से 8 गाड़ियां यहां पर बह गई है। तो अब गर्मी से एक तरफ लोगों को राहत मिल रही है, लगभग कुछ जगहों को छोड़कर मानसून पूरे देश भर में एक्टिव हो चुका है और ऐसे में लगातार भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति। बात अगर दिल्ली की करें तो अंडरपास में 2 बच्चे डूब गए, सिरसपुर अंडरपास में 2 बच्चे डूब गए और ओखला में बुजुर्गों की मौत हो गई। इसी तरह हरिद्वार की अगर बात करें तो भीमगोड़ा नदी में कई वाहन बह गए हैं। शहर में शनिवार दोपहर को ही जमकर बारिश और कई स्थानों पर जल भराव की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और पहाड़ों पर भी देखिए मुसीबत किस तरह से बढ़ी है। तो हरिद्वार में पानी जिस तरीके से भरा, उसके बाद गाड़ियां उसमें डूब गई, तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बात अगर लद्दाख की करें तो लद्दाख में नदी में आर्मी टैंक फंसा। दरअसल 5 जवान शहीद इस दौरान हो गए। एक्सरसाइज से ये जवान लौट रहे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात 1 बजे नदी में पानी बढ़ने से ये पूरा हादसा हुआ। लद्दाख के न्यूमा त्रिशूल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास शोक नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए और सभी इस दौरान शहीद हो गए। इनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि JCO भी थे। घटना शुक्रवार यानी कि 28 जून की रात करीब 1 बजे की है और अचानक से जो टैंक था, क्योंकि वो एक्सरसाइज वहाँ पर चल रही थी, नदी को पार वो टैंक कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन पानी तेज़ रफ्तार से आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। वहाँ पर इस पानी को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि कोई डैम नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है नदी में तेज़ फ्लो आया और इस फ्लो में ये टैंक पे जो 5 जवान थे वो शहीद हो गए।